फास्फोरस पल्लवी, फास्फोरस हमारे पौधों में अगर यहाँ नहीं मिले तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, पौधे में सूक्ष्म जीवों की उसमें भी तो भाई प्रोटीन विटामिन होता है ना, पौधा का हरापन कम हो जाएगा, पौधा पीला पड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसी फास्फोरस इसकी इतनी महत्ता होती है कि इसके बगैर तुम पौधा के विकास ही नहीं कर पाओगे। तो इसी की महत्ता को देखते हुए हमारे बॉलीवुड में एक कवि है, उसने एक संगीत का निर्माण किया है। कुछ याद आ रहा है? एक संगीत एक लिखा, उसने कविता लिखा है कि सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए। सुनिए हो ना कविता? हाँ हाँ, तो वो कवि जो अपनी भावना जो है ना वो इस फास्फोरस के लिए यहाँ व्यक्त कर रहा है। संगीत के रूप में व्यक्त किया है सर। हाँ, संगीत में व्यक्त कर दिया है, लेकिन हम लोग उसको गलत व्यू में लेके चले जाते हैं ना। वास्तविकता यही है कि कभी कहीं घूमने गए होंगे, उस पौधा में पौधा का पत्ता सूख रहा होगा, हरापन उसका कम हो रहा होगा, तो फास्फोरस की महत्ता को समझते हुए लिखा होगा वो गाने को, फिर बॉलीवुड ने उसको बना लिया है ना। चलो तो शुरू कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं केसरी जैव उर्वरक। हमको क्या पढ़ना है कि बायो फर्टिलाइजर एक टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का यूज आपको दो जगह होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था। जीएस पेपर 2 के एक तो सेक्शन 2 में पूछेगा और दूसरा कहाँ पूछेगा? सेक्शन 3 में, यानी दोनों के लिए तैयार करके आप इसको चलिए। सेकेंड में कुछ था तो कुछ डिस्कस किया था हमने, लेकिन इसमें कुछ साइंटिफिकली रूप से डिस्कस करेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो कि बायो फर्टिलाइजर, बायो का मतलब होता है जीव, जीव या फिर जैव, है ना। जीव या जैव मतलब सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना। अब देखो कि यह जो जीव और जैव होंगे या फिर यह जो बायो होगा वह क्या होगा? या तो लाइव होगा या फिर कैसा होगा पल्लवी रानी? डेड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि या तो यह जीव होगा, कैसा होगा? या तो यह जीव जीवित होगा केसरी, या तो यह क्या होगा? मृत होगा। इसका यह मतलब हुआ चंद्रशेखर कि हम जो आज बायो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे उसमें बेसिकली क्या है? जीव मतलब जो जिंदा छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन्हीं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या है? तो वही खाद बनते हैं बाद में। कैसे बनेंगे हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो वो जीव क्या होते हैं? जीवित भी हो सकते हैं, और वह जीव क्या हो सकते हैं? मृत भी हो सकते हैं। यानी सोचो कि हमारा शरीर है, अभी जिंदा है तो पूरा क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर मृत हो जाए तो हम किस काम में आएंगे? अगर हमको जला दिया जाता है मरने के बाद में, हिंदू का तो यही रीति रिवाज कि वो जला देगा। तो जब हमारा शरीर जलता है तो जलने के बाद क्या होगा? जलने के बाद हमेशा पॉल्यूशन होता है। इस चीज़ को समझो साइंटिफिकली। लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं, जिस धर्म के जैसे कि इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में क्या करता है कि शरीर को मरने के बाद दफन कर दिया जाता है। उनका यूट्यूब पर वीडियो है, देखना, नेशनल ज्योग्राफिक ने बना कर रखा हुआ है। यानी कब्र में जब कोई भी डेड बॉडी को क्या कर रखा जाता है? मृत्यु होने के बाद यहाँ पे रख दिया जाता है, उसके बाद मिट्टी डाल दिया जाता है। तो ये लगभग 2 सप्ताह के बाद, यानी 13वें और 14वें दिन में इस पूरे शरीर में छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा लगना शुरू हो जाता है अपने आप। वो कीड़ा मकोड़ा कभी सोचो कि कहाँ से आता है? वो कीड़ा मकोड़ा बेसिकली कहाँ पाया जाता है? इसी सॉइल में पाया जाता है, यानी इसी मिट्टी में पाया जाता है। आप घर में भी देख लो, अगर चावल हो गया, रोटी हो गया, अगर खुले में हम उसको छोड़ देते हैं 4-5 दिन के लिए, हल्का सा नमी आता, तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी कीड़ा और मकोड़ा पनप जाता है। क्यों? क्योंकि वो फफूंद का रूप होता है। फफूंद का मतलब क्या हुआ वर्षा रानी? फंगस। तो 13वें-14वें दिन में क्या होता है कि इनका शरीर कीड़े मकोड़े इनको खाना शुरू कर देते हैं, और कालांतर में पूरा शरीर क्या होता है? पूरा शरीर को कीड़ा खा जाता है। यानी जो छोटे मोटे वो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसके शरीर को विघटित कर देते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि मट्टी में यह मॉलिक्यूल्स कीड़ा कहाँ से चला आया? बेसिकली मट्टी में जो कीड़ा होता है वह ऑलरेडी वो कीड़ा किसने बना के रखा होता है? हमारे नेचर ने। कहने का यह मतलब हुआ कि जो आज हम बायो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, यानी हम जीव से बना हुआ खाद को पढ़ेंगे नीता, वह खाद बेसिकली कहाँ से बनकर के आया हुआ है? इसी को हम लोग कई बार बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। इसका मतलब हुआ क्या कि प्राकृतिक खाद। ठीक, सबकी एक कड़ी होती है, उस कड़ी को समझ लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो बायो फर्टिलाइजर होता है वह बेसिकली क्या है कि वह प्रकृति में उपस्थित पहले से जो कीड़े मकोड़े हैं ना मिट्टी में, वही क्या करते हैं, उसी को हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के माध्यम से या समय के बाद में वो क्या होता है? एक उपयुक्त खाद बन जाता है, जिसका यूज क्या करते हैं? किसान अपने खेतों में खेती करने के लिए करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को?
बायो फर्टिलाइजर को हम क्यों पढ़ेंगे और बीपीएससी ने इसको सिलेबस में क्यों मेंशन किया गया है, इसको जानने के लिए हम यह समझते हैं कि CSE, सब लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। देखो CSE क्या है, केंद्र बोलते हैं हिंदी में इसको, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। अब देखो यहाँ पर दिल्ली में क्या है कि एक थिंक टैंक है CSE थिंक टैंक है। इन्होंने कहा, इनका एक रिपोर्ट है प्रकाशित किया था इन्होंने यह कहा है कि इंडिया के लिए, हम इसका रिपोर्ट पढ़ते हैं, इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर। क्या मतलब हुआ, प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक और कंज्यूमर का क्या हिंदी में बोलते हैं इसको, उपभोक्ता सर। हाँ उपभोक्ता। यानी CSE ने रिपोर्ट जारी, इसका काफी मतलब जो भी साइंटिफिक बच्चा होता है ना, इसके रिपोर्ट को काफी ऑथेंटिक इसी को पढ़ता है लोग, ये सब गवर्नमेंट भी इसकी रिपोर्ट को प्रीफर करती है। तो इसने कहा है कि 2020 और 21 में भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था और उपभोक्ता था, किसमें, केमिकल फर्टिलाइजर में, यानी रासायनिक खाद में। अब देखो कितना महत्वपूर्ण बात है, पढ़ रहे हैं बायो फर्टिलाइजर का, लेकिन बात कहाँ निकल कर क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का। एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे हिंदुस्तान जैसे कृषि प्रधान राष्ट्र के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है कि उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है, लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरत को पूरा नहीं करते। हम कहाँ, यूक्रेन से, रसिया से या किसी दूसरे देश से खाद मंगवाते हैं, विशेषकर यूरिया को मंगवाते हैं। लेकिन इसने यह भी कहा है कि देखो, जब हमारे यहाँ 1956 के बाद से और प्लस जब हमारे यहाँ 9वां पंचवर्षीय योजना चला, समझो ध्यान से, 1956 ईस्वी में या उसके बाद में 9वें पंचवर्षीय योजना से हमारे भारत में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। हमारे कहाँ, मिट्टी में। 56 से तो हो ही रहा था, लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में क्या हुआ पांडे जी, हमारी भूमि में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा होने लगा, किसानों के द्वारा किया जाने लगा। उसका नतीजा यह हो गया कि 2014-15 में इसने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, बताया क्या कि भारत की जो भूमि है, भारत का जो क्या है, जो लैंड है, जिस लैंड पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, अनफर्टाइल हो रहा है। अनफर्टाइल का क्या मतलब होता है ऋतुराज, अनुपजाऊ हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो रासायनिक खाद का यूज किए थे, उस यूज का ठीक है परिणाम हमको मिला, हमारा उत्पादन क्या हुआ, अधिक हुआ, हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए, हम अपने अनाज को विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिए, हमारे किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, हमारे देश की GDP में बढ़ोतरी किया, ये उसके बाद क्या कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुआ, सब कुछ हुआ अनाज में, नो डाउट। लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा हमारे खेतों पर। तो एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज होता है किसमें, ह्यूमन बॉडी में जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार का चेंजेस किसमें होना शुरू हो गया, पलवीथ हमारे लैंड में होना शुरू हो गया, भूमि में। तो भारत सरकार के पास यह क्या आया, बहुत बड़ा चिंता होने लगा कि भाई अगर यही हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू कर दें तो आने वाले 15-20 सालों में हमारी भूमि कैसी हो जाएगी, हमारी भूमि हो जाएगी बिल्कुल बंजर, यानी हम खेती नहीं कर पाएंगे। जब खेती नहीं कर पाएंगे तो चूंकि हम आप क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों नौकरी करते हैं, पेटे भरने के लिए ना। तो जब अनाजे नहीं रहेगा मार्केट में, खेती ही नहीं होगी, तो हम क्यों नौकरी करेंगे, हवा फाँकने के लिए या पानी पीने के लिए। सरकार के पास में बहुत बड़ा चिंता आ गया। तो इसका उपाय यह समझ में आया, लोग वैज्ञानिकों ने बताया कि सर देखो केमिकल फर्टिलाइजर का ठीक है यूज आपने किया है, लेकिन अब समय क्या है कि अब समय रिवर्स होने का है। रिवर्स का मतलब होता है कि जहां से दुनिया शुरू हुआ था वहीं पर हम तो क्या करते हैं, दुनिया को फिर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं कि जब दुनिया में आदमी का प्रादुर्भाव हुआ तो वो क्या कीड़ा मकोड़ा पहले खाना शुरू किया, बाद में ना भाई फल फूल खाया या धान चावल खाना शुरू कर दिया, जैसे उनका सांस्कृतिक विकास हुआ। वैसे वैसे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे देखती हो कि पहले शाकाहारी हुआ, बहुत लोग मांसाहारी हुआ, लोग हमेशा कीड़ा मकोड़ा खा रहा है। तो बेसिकली हम जो चावल खाते हैं, हम जो धान हम लोग गेहूँ खाते हैं, रोटी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, लीची खाते हैं, आम खाते हैं, अगर कीड़ा ना हो, कीट नहीं हो, कीड़ा मकोड़ा ना हो, तो हम उसको क्या करेंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी एक कीड़ा का कितना बड़ा योगदान होता है। जैसे हिंदू धर्म में महिलाएं देखती हो पर्व करती है, छठ पर्व करती है, बहुत पर्व करती है कि बोलती है हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन अगर उनको कोई समझा दे कि भाई तुम फलाहार कर रहे हो, अंगूरे खा रहे हो, तरबूज ही खा रही हो ना, ये भी तुमको कौन दिया है, कीड़ा पैदा करके दिया है, तब तुम खा रही हो।
तो मम्मी तुमको मारबो करेगी ये बात सुन करके, है ना। लेकिन वास्तविकता यही है। तो सरकार के पास में जब यह चिंता आया तो सरकार ने कहा ठीक है कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इस कहाँ गया केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का हम यूज क्या करेंगे, रश्मि केसरी कम करेंगे और इसके जगह पर हम क्या लाएंगे, जैविक खाद को बढ़ावा देंगे। क्या करेंगे रेशम, जैविक खाद को बढ़ावा देंगे। जैविक खाद का वही मतलब हो गया, यानी बायो फर्टिलाइजर का करेंगे। क्यों, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर जो है, यानी जो बायो है वह बायो मतलब जीव कौन दिया है, वह नेचर दिया है। और विज्ञान यह मानती है कि नेचर का दिया हुआ कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होता है, चाहे वह छोटा जीव हो या फिर चाहे वह बड़ा जीव हो। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने सरकार को सुझाव दिया कि सर आप क्या कीजिए कि धीरे धीरे क्या करें कि अपने खेतों में जैविक खेती करना शुरू कर दी। तो सरकार ने क्या किया, बहुत बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया कि अगर तुम जैविक खेती का खाना खाओगे तो तुमको कैंसर नहीं होगा, तुमको डायबिटीज नहीं होगा, तुमको विभिन्न प्रकार की बीमारी से बचाएगा। और देखोगे ना कि इसका इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, खड़गपुर के IIT से लोग पढ़े हुए लड़के लड़कियां आजकल जॉब को छोड़ करके क्या कर रही है, वर्षा अपने गांव में जाकर के जैविक खेती कर रही है। क्यों, क्योंकि आने वाले समय में जैविक खेती का बहुत ज्यादा स्कोप होगा। क्योंकि सब लोगों को पता है कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे खेतों में और वह अनाज हम खाएंगे ना, यानी रासायनिक खाद से बना हुआ हम अनाज खाएंगे तो हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा, उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम जैविक खाद से बना हुआ क्या करेंगे, अनाज को ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा, हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचेंगे। तो सरकार ने यही सोच करके क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर को धीरे धीरे अपने खेतों में यूज कम किया और किसको बढ़ावा दे रहा है, हमारे बायो फर्टिलाइजर को, जैविक खाद को या जैव उर्वरक को। यहां तक क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि हम क्यों स्विच कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर से बायो फर्टिलाइजर की तरफ, समझ में आया नीता। चलो, अब CSE ने भी एक और रिपोर्ट प्रकाशित किया, रिपोर्ट जारी किया हुआ है। इसने एक और चिंता वाली बात बताई है। ठीक, सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का उद्देश्य है कि हम क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने खेतों में। ठीक, उसने बोल दिया, लोगों ने उनको बात को माना भी, सराहा भी। लेकिन अब क्या हुआ कि CSE ने फिर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है 2022 में मई महीना में, अभी महीना चल रहा है जी पिछला, लगभग ये 12 मई को रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसमें यह कहा है ठीक है, भारत सरकार का क्या है कि अच्छा स्कोप है, वो अच्छा सोच रहे हैं क्या कि हम जैविक खेती का यूज करेंगे, यानी अपने खेतों में जैविक खाद को बढ़ावा देंगे, बहुत अच्छा बात है। तो इसने क्या कहा कि ठीक है, सोच लो आपकी अच्छी, लेकिन आपके यहाँ जो बायो फर्टिलाइजर बन रहा है ना वह पर्याप्त नहीं है। कैसे पर्याप्त नहीं है, उस चीज को समझो। इन्होंने कहा है कि भारत जब है, भारत को जब जोश आया पूरे सरकार को और पूरी भारत के आबादी को, तो उन्होंने क्या किया, 2017 और 18 में 338.72 मिलियन टन जैव उर्वरक का क्या किया, उत्पादन किया। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया। ठीक है वर्षा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2018 और 19 में और अधिक होना चाहिए, है ना। उसके बाद कि 2019 से 20 में और अधिक होना, भाई तो लोग बढ़वे ना करेगा आगे आगे। फिर क्या होगा कि 2021-22 में और अधिक होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि भारत सरकार का जो नीति आयोग है और भारत सरकार का जो अन्य विंग है उसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग क्यों खराब हो गया, क्योंकि जब CSE ने रिपोर्ट प्रकाशित किया था 12 मई को, तो पता क्या चला, पता चला कि तुमने तो भाई 2017-18 में इतना मिलियन टन खाद का यूज प्रोडक्शन किया है अपने यहाँ, लेकिन 2021-22 में भारत सरकार की तमाम योजनाएं, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं फेल हो गया। कहाँ, इंडिया मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया। यानी 2021-22 में क्या किया, केवल और केवल 3.38 मिलियन टन क्या किया, जैव उर्वरक का उत्पादन हुआ। सोचो, यहाँ चीज को समझो कितना गंभीर बात है कि 5 साल पहले 338 मिलियन टन यूज कर मतलब प्रोडक्शन करते हो तुम लोग, और तुम क्या किया 21-22 में मात्र 3.38, केवल 3.38। समझ रहे हो, पढ़ना इसका रिपोर्ट, बड़ा दुखदाई रिपोर्ट है, इंग्लिश में हालांकि यह रिपोर्ट है। आई बात समझ में, कितना कम हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि भारत सरकार का जो भी स्कीम है, भारत सरकार का जो भी कथन है, वह कथन कहाँ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा कि भाई तुम क्यों प्रमोट करो। क्योंकि ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि मिट्टी को केमिकल फर्टिलाइजर ने इतना खराब बना दिया है ना कि चाह करके भी हम बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से उपजाऊ नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ समझो ध्यान से
कि हमारे पास कोई खेत है, मान लो कि यह 1 एकड़ का खेत है, यह भी क्या है 1 एकड़ का खेत है, राइट। तो एक किसान क्या करता है, यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करता है, और एक किसान यहाँ पर किसका यूज करता है, बायो फर्टिलाइजर का। तो जो किसान खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करता है उसका उत्पादन 30 से 40% क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो किसान बायो फर्टिलाइजर का यूज करता है उसका उत्पादन 15 से 25% ही बढ़ता है। तो बताओ किसान किस खाद का यूज करेगा, इसी का ना यूज करेगा, केमिकल का जैसे। जी सर, जी सर। इसका तो यूज नहीं करेगा। इसका मतलब क्योंकि देखो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना थोड़ी कानूनी है भारत में, वो तो भाई लीगली है, सरकार मना करता तब ना, कि तब ना उसको नहीं यूज करता कि भाई यहाँ तो मना नहीं गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो किसान के पास मजबूरी क्या है कि उसके पास खेत सिमट रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो अनाज कहाँ से खिलाएगा लोगों को। तो सरकार चाह करके भी इस बायो फर्टिलाइजर को क्या कर रही है, अपने खेतों में नहीं पहुंचा पा रही, उनकी योजना ही देख रही हो ना, डाटा आपके सामने में है। लेकिन इसके अलावा मतलब ये सब होने के बाद भी ना एक अच्छी चीज है कि बायो फर्टिलाइजर का यूज हमारे यहाँ होना चाहिए खेतों में, क्योंकि जो ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, या जो केमिकल फर्टिलाइजर से उसका पूरा का पूरा निचोड़ खत्म हो गया खेत का उत्पादन का, उसको क्या करेंगे हम, बढ़ावा देंगे। आवा समझ में। यानी इन्हीं सब कारणों से हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि बंजर को, हमको भूमि को कैसा रखना है, ऐसा बनाना था कि आने वाली पीढ़ी भी इस पर खेती करके खा सके, है ना। तो सरकार चाह रही है क्या कि हम इसका उत्पादन को बढ़ाएं। तो इसलिए देखो कि अभी जो बहुत सरकार ने यूरिया नीति लाया हुआ है, बहुत प्रकार का स्कीम पढ़ेंगे हम अभी कि देख इस चीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यानी हमारे यहाँ खेतों में पर्याप्त नहीं है इतना। अब देखो, अब इसमें भी उत्पादन में डाइवर्सिटी है, मतलब क्या कि हमारे भारत का एक राज्य है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक, है ना। कर्नाटक आपने सुना होगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, अमरावती। बेंगलुरु सर। अच्छा, बेंगलोर है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक जो है वह जैव उर्वरक का अकेला ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जो जैव उर्वरक का 94% अकेले उत्पादन करता है। ईबीपीटी का क्वेश्चन हो सकता है। यानी कर्नाटक अपने कंधा पर अकेले पूरे इंडिया को संभाले हुए, किसके मार्फत, किसके लिए, तो जैविक खाद प्रदान करने के लिए। कर्नाटक चूंकि पढ़ा लिखा क्षेत्र है, बिहार से तो खैर बहुत डेवलप है कर्नाटक का, अगर गांव की बात हम छोड़ दे तो वहाँ लोग समझते हैं चीज़ों को। वहाँ अधिकांश खेतों में देखोगी ना इसी का बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हमारे पास एक बेसिक शब्द आता है कि बायो फर्टिलाइजर कहते किसको है। देख रही हो पल्लवी। सर कर्नाटक उपयोग करता है या उत्पादन करता है? उत्पादन करता है जी, उत्पन्न करता है। 94% जितना भी खाद बनता है ना, जैविक खाद, उसका 94% अकेले वो क्या प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजर जो होता है कि अब हमके पास प्रश्न आता है कि बायो फर्टिलाइजर यानी यह, अब यहाँ पर बॉयफ्रेंड मत पढ़ लेना कोई आदमी, ठीक है। यह बायो फर्टिलाइजर है। यह बायो फर्टिलाइजर कहते हैं किसको हैं, बताओ तो रेशम। जीवाणुओं के अवशिष्ट, जीवाणुओं ऐसे अवशिष्ट पदार्थ जो जीवाणुओं के अपघटन के द्वारा निर्मित होता है। ठीक, इंग्लिश में लिख लो पहले परिभाषा, हम फिर हिंदी में लिखवा देते हैं। लिख लीजिए, बायो फर्टिलाइजर इज सब्सटेंस, बायो फर्टिलाइजर इज सब्सटेंस व्हिच कंटेन, बायो फर्टिलाइजर इज सब्सटेंस व्हिच कंटेन लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, कॉमा which helps in promoting the growth of, which helps in promoting the growth of plant and trees, लिख लिया वर्षा। फिर से दोहरा देते हैं कि बायो फर्टिलाइजर इज सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, कॉमा व्हिच हेल्प्स इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। हिंदी में लिख लो सारे बच्चे कि जैव उर्वरक एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसमें, जैव उर्वरक एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसमें जीवित अथवा मृत सूक्ष्म जीवों का मिश्रण समाहित होता है जो पौधे तथा वृक्षों की वृद्धि के लिए, जो पौधे तथा वृक्षों की वृद्धि में
जो पौधे तथा वृक्षों की वृद्धि में सहायता करता है या सहायक होता है, सहायता करता है या सहायक होता है। चलो, ये अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे बायो फर्टिलाइजर का कि क्या यूज होता है, तो आप इसको इसी भूमिका में इसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है रागिनी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो, अब हमारे पास में आता है कि बायो फर्टिलाइजर जो होता है। अच्छा, क्लास में तुम कब से जुड़ी हो? सर शुरू से ही। अच्छा, शुरू से ही हो। थोड़ा सा माइक का दिक्कत हो रहा है, नहीं छोटा बड़ा करने में घुमाना पड़ता है फोन को, तब उसमें ये यस सर यस। अच्छा अच्छा, वो कष्ट को दूर कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी शीघ्र कर दिया जाएगा। एक्चुअली हम ना इस बैच को फरवरी में ही खत्म करने वाले थे, लेकिन पता नहीं कुछ ग्रहण लग जाता है ना तो हमको मास्टर साहब मिलते हैं ये ढंग सब्जेक्ट का, ना तो कुछ बीच में पेपर चला आया था, इसीलिए बढ़ता चला गया। यस अगला बार से नया नया मास्टर साहब को लाएंगे पढ़वाने के लिए, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ को, है ना। चलो देखो, हम आपसे पूछते हैं कि कितने प्रकार के बायो फर्टिलाइजर है मार्केट में जो अभी यूज हो रहा है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, राइट। तो वो अगर पूछेगा आपसे तो वो बताइएगा कि हमारे पास ना टोटल 5 प्रकार के बायो फर्टिलाइजर हैं जिनका कि यूज हमारे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर में हो रहा है। तुमको समझ में आ रहा है नीता? जी सर। कितना, ज्यादा की कम, कि ज्यादा से थोड़ा कम या थोड़ा कम से थोड़ा ज्यादा? हैं? आ रहा है समझ में, जो समझा रहा है वो आ रहा है। अच्छा, उतना ही आ रहा, ज्यादा नहीं समझ रही हो? देखो, सबसे पहला जो फर्टिलाइजर होता है उसका हम लोग नाम क्या बोलते हैं? राइजोबियम फर्टिलाइजर। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? राइजो होता है, राइजोबियम, यहाँ लिखना बायो, जैव उर्वरक। देखो, यह राइजोबियम क्या है, सबको पता है कि यह एक प्रकार का क्या है? कीड़ा है, मतलब जीव है, समझो, है ना, जीव है। हमको तो नहीं दिखता है, मट्टी में जैसे तुम देखोगे ना, उसमें एक सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, वो दिखेगा तुमको खतरा खतरा पिलुआ दिखाई देगा। दही कितना अच्छा से खाती हो तुम लोग, दही चूड़ा चीनी सब मिथिलांचल लोग खूब खाते होंगे। अगर किसी व्यक्ति को दही दिखा दिया जाए माइक्रोस्कोप पर ना, वो जिंदगी में कभी नहीं, ना तो खुद दही खाएगा ना किसी को दही खाने देगा वो। क्यों? क्योंकि कीड़ा से जमता है दही। तो हमारे मिट्टी में भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। तो उसी में से क्या, वही क्या बनता है? खाद बनता है। तो उसी में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे पास में? राइजोबियम नाम का एक जीव है। तो इससे जो प्रकार का उर्वरक बनता है, यानी राइजोबियम की मदद से जिस प्रकार का उर्वरक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये राइजोबियम जैव उर्वरक। राइजोबियम क्या होता है? जैव उर्वरक। अब देखो, यह क्या काम करता है समझो यहाँ पे, समझ में तुमको आ रहा है पल्लवी? जी सर। कितना? तो कुछ पूछ नहीं रही हो क्लास में बीच बीच में? कुछ पूछना चाहिए ना। माइक ऑन करने में इतना टाइम लग जा रहा है। नहीं सर, उससे अरे दिक्कत कुछ नहीं, है। फोन ऐसे है ना, फोन ऐसे घुमा दो, हो गया, उसमें करना नहीं क्या? सर, उससे प्रॉब्लम नहीं है अभी। थोड़ा बहुत तो कष्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि बजट अभी है ना, सब कुछ दे करके काम करना होगा। जी सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो, राइजोबियम उर्वरक क्या करता है? ठीक, हमारे पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन तत्व की प्रधानता बहुत ज्यादा है। तो पौधे में क्या चाहिए? नाइट्रोजन तो एक महत्वपूर्ण कण होता है ना, मॉलिक्यूल्स होता है उसकी वृद्धि करने के लिए। कल पढ़े थे हम लोग, डिस्कस किए थे क्लास में। ठीक, तो राइजोबियम क्या होता है? यही मिट्टी के जड़ में होता है, समझी, यही मिट्टी में पाया जाता है, खूब बहुत कीड़ा रहता है ये। ठीक, अब क्या करता है कि यह वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचता है। हमने कल भी कहा था कि नाइट्रोजन को कोई भी पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता है, लेगा तो पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, लेबर नहीं करेगा सबसे पहली बात, और किसी पे डाल दिया जाए तो पौधा मर जाएगा। ठीक, वो क्या करता है कि नाइट्रोजन क्या करता है कि वायुमंडल के जो नाइट्रोजन होता है उसको कौन खींचता है? मान जो छोटका कीड़ा यहाँ पर है, ये कीड़ा हम बना दिए, है ना, ये क्या करता है? नाइट्रोजन गैस को खींचा, ठीक, और क्या करता है कि यही मिट्टी में अपने अपशिष्ट को छोड़ करके यह क्या करता है? इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। इस मिट्टी में क्या करता है? नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। अब चूंकि एक छोटा सा अकेले मिट्टी कीड़ा है, कितना काम करेगा? तो हम अगर अपने घर में, ये घर में भी लोग बनाते हैं, देखो क्या है कि घर में कैसे बनाएंगे, हमारे पास में क्या कि अभी तो बिहार सरकार या केंद्र सरकार ना हर ये पंचायत, ये हर ब्लॉक में ना एक मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित किया हुआ है। तो वहां जाओगी ना तो तुमको मट्टी देगा वो। उसमें क्या होता है? उसमें राइजोबियम होता है, कीड़ा होता है,
थैला में तुमको देगा बिहार सरकार करके, या बक्सा में देगा, किसान को उसको देता है, लेके चले जाओ। अगर हमको राइजोबियम जब उर्वरक बनाना है तो क्या करेंगे हम पल्लवी, एक गड्ढा खनेंगे, जितना तुमको जो उतना गड्ढा हमने क्या किया, गड्ढा को खन दिया, मट्टी को बाहर निकाल दिया, ठीक। और इस गड्ढे में क्या किया, जो गाय का गोबर होता है, जो भैंसी का गोबर होता है, या फिर जो आदमी का मल मूत्र होता है उसको इसमें डाल दिया, पेड़ पत्ता का जो सड़ा गला होता है अंश उसको डाल दिया, या जो बायोगैस प्लांट का जो भी निकला हुआ वेस्ट होता है उसको इसमें डाल दिया, सूखे पत्ते को डाल दे, जिसको भी तुमको डालना है डाल दो। डालने के बाद में क्या करेंगे, हमको जो वही दिया जा रहता है, कौन जो लाते हैं ब्लॉक से, यानी मान के चलो वो लाया हुआ होता है, तो हम डालने के बाद में क्या करते हैं, इस जो डब्बा में मट्टी मिलता है उसको मट्टी में क्या करेंगे, डाल देंगे। इसको बेसिकली हम यह समझते हैं कि अगर हमारे पास 50 किलो गाय का गोबर है या 50 किलो मेरे पास अवशिष्ट है पांडे जी, तो इस 50 किलो गोबर को हम इसमें डाल दिया, पत्ता को डाल दिया सब, तो इस 50 किलो में राइजोबियम की जो मात्रा होगी वो होगी 750 ग्राम। यानी अगर हमको 1 कुंटल खाद बनाना है, कौन सा खाद पल्लवी, जैविक खाद, तो हम क्या करेंगे, हम 1.5 किलो राइजोबियम का कीड़ा लेंगे, है ना। इसमें क्या किया, मट्टी में ढक दिया और सॉरी पूरा कचरा को डाल दिया, फिर इस कीड़ा को कहाँ डालेंगे, उसमें डाल देंगे, और क्या करेंगे, जो मट्टी हम बाहर खोद के निकालते हैं मट्टी के ऊपर में हम ढक देंगे। यानी उसको क्या करेंगे, एक प्लास्टिक को पहले यहाँ डाल देंगे, फिर ऊपर से मट्टी से हम इसको ढक देंगे, ठीक। ढकने के लगभग 2 महीने बाद में, हालांकि ये बहुत लंबा प्रोसेस था, 2 महीने 3 महीने के बाद में जब हम इसको निकालेंगे ना, तो पूरा जो गाय का गोबर होता है ना, गाय का गोबर तुमको मिलबे नहीं करेगा, वो क्या बन जाता है, एकदम भूरा भूरा खाद बन जाता है। वही खाद क्या कहलाता है, राइजोबियम उर्वरक कहलाता है। तो अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो ना, तो अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओ और इसी खाद को क्या करो, खुरपी से काट के पन्नी में पैक करो, मोमबत्ती को सील करो, डाल दो कि हाँ राइजोबियम जैव उर्वरक, और धड़ल्ले से खूब बिकता है। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे बेचोगे तो ऑनलाइन खूब बिकेगा ये सब चीज़। बताए थे ना कि जो चूल्हा का राख हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं गाँव में ना खाना बनाने के बाद में, उस राख को कुछ IIT के बच्चा सब खरीदता है महिलाओं से चूल्हा से, अब ये दिया कहाँ पे, उसको बर्तन धोने के काम में बेच देता है ऑनलाइन। तो अगर कोई आदमी चाहे तो इसकी भी खेती कर सकता है आराम से, अच्छा खासा इनकम देता है वो। महाराष्ट्र से IIT बॉम्बे से एक लड़की खुशबू नाम की है, उस खुशबू ने क्या किया, इसमें माइक्रोबायोलॉजी में ही वो डॉक्टरेट कर ली, वहाँ से बम्बई IIT से। तो राजस्थान में अलवर में उसका घर है, राजस्थान में जाकर के इसी का खेती कर रही है, और पिछले 2 सालों में लगभग 3.5 करोड़ रुपया का वो खाद बेची है, यही करके सोच लो। अभी उसको गवर्नमेंट ने इनाम भी दिया है एक एंटरप्रेन्योर, मतलब वीमेन एंटरप्रेन्योर का। तो इस प्रकार से खाद बनेगा। तो इस खाद को हम क्या करेंगे चंद्रशेखर, जहां भी जिस भी खेत में हमको यूज करना है वो क्या करेंगे, उस खेत में हम क्या करेंगे, ऐसे लेकर के फेंकते चले जाए। कैसे खाद को फेंकते हैं ना, देखियो ना किस हाँ, उठाएंगे अच्छा फेंके हैं ना, उठाएंगे फेंकते चले जाएंगे वो, और फिर उसको क्या करेंगे, ट्रैक्टर से जोत देंगे और हल्का पानी पटा देंगे ताकि वो पूरा का पूरा नमी उसका फैल जाए। यानी अब उस मिट्टी को क्या करेगा, जो कीड़ा होगा कीड़ा काटेगा उस मिट्टी को और उपजाऊ बनाएगा। यानी वह क्या करेगा, हमारे पौधों को नाइट्रोजन देगा, तो पौधे की क्या करेगा, वो वृद्धि करेगा। ज्यादातर क्या होता है कि राइजोबियम जो कीड़ा अगर कहे तो कहाँ से मिलता है, आपको पता है ना कि यह दलहनी पौधे में रहता है। दलहनी यानी जो पल्सेज होते हैं, जैसे मूंग का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, तोरी का दाल हो गया, और कौन कौन दाल होता है जी, सोयाबीन का दाल हो गया। तो जो भी दलहनी पौधे होते हैं, उन सभी दलहनी पौधे की जड़ों में नेचुरल रूप से यह पाया जाता है। और जिस खेतों में राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा वर्षा, उन खेतों में दाल की खेती बहुत अधिक होती है। आई बात समझ में। यानी हमारा जो बायो फर्टिलाइजर जो होता है पहला प्रकार का कौन हो गया, राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर। समझ में आ गया। अब बताओ, यानी यह पौधे में क्या करेगा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। कल डिस्कस की थी कि नाइट्रोजन का क्या क्या काम होता है, बताओ कोई आदमी, जल्दी बोलो। पौधे को हरा मतलब पौधे को हरा रखना, प्लस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देता है। हाँ, वृद्धि भी करता है। क्या करता है, वृद्धि भी करेगा जी सर, वृद्धि भी पौधे की करेगा। वृद्धि। हाँ, तो बताओ, तो अगर हम राइजोबियम जब का यूज करेंगे तो पौधा क्या होगा पल्लवी, पौधा हरा होगा, पौधे में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी, पौधा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। जी आई बात समझ में। तो इस खाद का क्या यूज हुआ, क्या कैसे इसको बनाएंगे, सर क्या सर इसका कीड़ा कहाँ से लाएंगे? कीड़ा जहाँ आपका ब्लॉक है ना, सर नहीं ठीक है, जहाँ दिखता है आपका कीड़ा। जहाँ ब्लॉक है ना आपका, उस ब्लॉक में जाओगी तो ब्लॉक एग्रीकल्चर विभाग अलग बना हुआ है, वहाँ भी तुमको मिलेगा। और नहीं तो जहाँ पर खाद का मार्केट है ना, बेतिया बाजार में तो मिलेगा तुमको, खाद का बाजार अलग होगा, तो वहाँ जो जब उर्वरक का कुछ दुकान खुला होगा वहाँ भी तुमको मिल जाएगा वो कीड़ा, है ना। दुनिया में सब कुछ मिलता है भाई, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर सब मिलता है। एक बार लाने के बाद खुद से भी बना सकते हैं उस कीड़े को। एक ही बार उसको लाओ, ज्यादा नहीं Yes, करना, sir. एक बार उसको लाओ, उसको रख दो, उसको तुमसे खाना थोड़ी मांगता है, मट्टी में डाल दो, मट्टी खा के मस्त रहता है वो, बहुत बढ़िया आदमी होता है वो, ना तुमको खाना मांगेगा ना तुमको परेशान करेगा वो,
है ना। सेकेंड में अब आओ, बताओ कि पढ़े तो सेकेंड में क्या क्या होगा, बताओ तो कोई आदमी। रेशम रीजनिंग दी हो। चाचू सर पूछ रहे हैं। एजोट, इसको क्या नाम बोलते हैं, एजोट। एजेटोबैक्टर सर। हाँ, बैक्टर बायो फर्टिलाइजर। समझी नीता, कुछ पैसा कौड़ी होगा तो वहाँ खोलो लाइब्रेरी, बच्चा सब पढ़ने आएगा सब, क्योंकि एजुकेशन बिहार में ग्रोथ हो रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ तो भीड़ लग जाएगा तो खुल जाएगा। हाँ वही ना बोल रहे हैं, पांडे जी को भीड़वा उनको। समझी रश्मि केसरी, तुम्हारा मुजफ्फरपुर भी खाली है, पापा से पैसा लेके करो बिजनेस। देखो अब सेकेंड प्रकार का मेरे पास बायो फर्टिलाइजर आता है, उसका नाम है एजेटोबैक्टर। यह जो क्या होता है, यह जो एजेटोबैक्टर क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है। पहले भी कहे हैं कि क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फफूंद हो गया, कोई कवक हो जाता है, ठीक। एजेटोबैक्टर जो होता है वो ऑलरेडी, देखो जितना भी पढ़ेंगे ना ये कीड़ा मकोड़ा सब नेचर में उपलब्ध होता है। तो एजेटोबैक्टर जो होता है यह एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है या बायोमोलिक्यूल्स है जो क्या होता है वर्षा, डेड अवस्था में रहता है मिट्टी में, यानी मरा हुआ रहता है। क्या होता है, यह डेड अवस्था में रहता है, लेकिन यह डेड अवस्था में होने के बाद भी ये वृद्धि करता है, और वृद्धि करते करते क्या करता है, ये मिट्टी को इतना ज्यादा फर्टाइल बना देता है कि उस खेत में बहुत ज्यादा क्या होता है, उपज होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली जो एजेटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर का यूज कहाँ किया जाता है, अदलहनी पौधों में। अदलहनी मतलब क्या कि जो दाल वाला पौधा नहीं होता है उसमें, जैसे देखो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे सरसों, तरबूज, आलू, प्याज, मकई, धान, गेहूं, अंगूर, ठीक। अब देखो कि यह क्या करता है कि जहां एजेटोबैक्टर तुमको मिलेगा बैक्टीरिया ना, वहां की मिट्टी का पहचान क्या होता है कि वहां का मिट्टी क्या होता है, धूसर काला। धूसर काला ना होता, जहां पर धूसर काला कैसे उसको समझाए कलर को, मतलब धुआं की तरह काला दिखेगा, ज्यादा काला तो नहीं दिखेगा लेकिन धूसर काला वो दिखता राख है। के जैसे दिखता हाँ, है। राख से थोड़ा सा और काला दिखता है ये। अब क्या है कि यह जो एजेटोबैक्टर होता है वह हमारे पौधों में क्या करता है, यहाँ दिख रहा है नीचे में, हमारे पौधों को हार्मोन देता है ना। हार्मोन जिस प्रकार के हमारे मानव में हार्मोन होता है, उसी प्रकार से जानवर में हार्मोन होता है, उसी प्रकार से पौधों में भी क्या होता है, कुछ हार्मोन होता है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, जो पौधे के फल फूल बनाता है। सब फंक्शन आदमी जैसा है पौधे में, है ना। तो वह क्या करता है, हार्मोन को बढ़ाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होता है कि यह पौधों में विटामिन प्रदान करता है, विटामिन प्रदान करता है। सोचो बीपीएससी कितना नाइंसाफी करता है, पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का घनघोर स्रोत है। गाजर देता है, पालक देता है ना जी, पूछा था अभी पीटी में। लेकिन कभी पूछा है कि जो पौधों में विटामिन ए आता है ना, उसका मूल कारण क्या है। यानी देखिए मरा हुआ जीव को कोई नहीं पूछता है, क्यों, क्योंकि ये छुप छाप रह करके काम करता है। बिल्कुल यूट्यूब जैसा है, जो खूब चिचियाता है उसका सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाता है, जो ढंग से बताता है उसके व्यूअर्स कम होते रहते हैं, लेकिन छुप के ये काम करता रहता है। ये आपका क्या स्थिति है यूट्यूब पर सर? गड़बड़ है, बस चल रहा है, ठीक है। अब देखो यानी एजेटोबैक्टर क्या करता है पौधों में, बताओ तो नीता, कि पौधों में हार्मोन को बढ़ाता है, पौधों को विटामिन प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो कि और यह किसके लिए यूज होता है, बेसिकली इस प्रकार का खाद और दलहनी पौधों के लिए। यानी सरसों की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, राजस्थान में। सूरजमुखी की खेती कहाँ होती है, मध्य छत्तीसगढ़ में। तो अब देखो कि सबका एक फर्मा बना हुआ है, कर्नाटक में ना सर, मतलब हर राज्य में होता है। तो सब जी, मतलब जी, राजस्थान में ज्यादा होता है सरसों का खेती, वहाँ का भूमि जी ऐसा है ना। राजस्थान हाँ, में कैसे सर? तो जहाँ जहाँ पौधा है ना, उस हिसाब से अगर तुम फर्टिलाइजर को बेचोगी, बायो फर्टिलाइजर को, तो वहाँ का तुम्हारा मार्केट बहुत अच्छा बन जाएगा। बात समझ में आया? तो ये सेकेंड प्रकार का हमारा क्या बायो फर्टिलाइजर हुआ, और इसका कोई निगेटिव प्रभाव नहीं है। बायो फर्टिलाइजर के खाली लाभ ही लाभ है, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि यह प्रकृति को अनुकूल है और हमारी खेती के लिए भी काफी अनुकूल होता है। समझ रही हो रश्मि केसरी? चलो लिख लिया यहाँ तक सारे बच्चे? जी सर। तुम रेशम, रागनी, नीता, जी सर। विशेषर? यस सर, लिख लिए। हाँ ठीक है। इसमें सबसे बोल्ड आवाज रागनी का है। रागनी एक मैं तो अच्छी, गया था जीपीएससी ऑफिस अच्छा गई थी, किस लिए? सर, वही सिग्नेचर वाला हाँ, तो क्या बोला? बोला फिर से डिलीवर कर दो। अच्छा, तो चाय वाय पिलाया कि नहीं? नहीं सर, बाहर से ही भेज दिया। बाहर से भेज दिया ना।
यानी क्या चीज छूटा था सर? अभी आप कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, तो इज्जत करता नहीं करता है। अगर वो अधिकारी बन करके जाओगी तो बोलेगा आइए मैडम, है ना। यही अंतर होता है सिलेक्शन का और नॉन सिलेक्शन का, है ना। इसीलिए सही कह रहा है सर, है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मतलब खुद की इज्जत खुद के हाथ में है सर। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। देखो कि अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं, कल को सिलेक्शन हो जाएगा हमारा आपका, तो देखते हो ग्राफ कहाँ से कहाँ चल जाएगा, हर चीज का, सामाजिक प्रतिष्ठा का हो, समाज में इज्जत का हो, भौकाल का हो, है ना, सब और खुद भी खुद का इज्जत करने लगेंगे सर। हाँ नहीं, इज्जत तो खुद का खुद करना भी चाहिए, भले ही बेरोजगार क्यों ना हो। क्या बोल रहे हैं? अगर खुद का इज्जत नहीं कीजिएगा तो आपको मार्केट में इज्जत नहीं कोई करेगा। ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान जो है ना, ज्ञान से बढ़कर नहीं कुछ होता है। बहुत लोग वीडियो सीईओ बन गया, लोगों को बोलने का लूर नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, पेट निकाला ये हुआ तो होना है, चाहिए। मुंह टेढ़ा है सबका, जैसे मन करता है वैसे चला जाता है। हाँ बताओ पल्लवी। जो इसे जो एजेटोबैक्टर वाला जो होता है, क्या इसको भी मतलब बनाया जा सकता है कि? हाँ हाँ सेम, देखो गड्ढा खोरो डालो जो डॉक्टर की, देखो कीड़ा मिलेगा मार्केट में तुमको, प्रोसेस सबका वही है। तुम गा के 4,000 रुपए किलो देता है सर। हाँ बहुत महंगा बिकता है ये। खाद बनाने का प्रोसेस पल्लवी वही है, जो गड्ढा खनना है उसमें डाल देना है, ठीक है। अगर मान लो खरीद के लाएंगे तो कीड़ा दिखता है। नहीं, वो कैसे दिखेगा? सूक्ष्मदर्शी पर डालोगी ना छोटा माइक्रोस्कोप पर, तब वो दिखेगा। जी अगर दिखने ज्यादा खुशी तुमको है तो जहाँ पैथोलॉजी जांच कर है ना वहां लेकर के जाओ, बोला सर दिखवा तो हमको कीड़ा, वो डाल के तुमको दिखा देगा। वर्षा समझ में आपको आ रहा है? अच्छा वर्षा शायद चली गई है क्लास। आपको शर्मा जी इसका तो नाम आप लोग सुने होइएगा, इंडिगो ग्रीन अलगी, यह आपके हर घर में पाया जाता है। आप लोग नील हरित शैवाल। हाँ, आप लोग चापाकल में कभी स्नान किए हैं कि नल से नहाते डायरेक्ट? नहीं सर, खूब किए हैं सर, हाँ, शुद्ध खूब। गांव का आदमी है सर। हाँ, तो देखिए कि जो चापाकल में हम लोग स्नान करते थे बचपन में, अब तो खैर नल का सिस्टम हो गया हर जगह। अब उसमें क्या है कि देखो कि जब जहाँ नाला होता है ना, चापाकल का पानी बाहर जाता है, तो तुमको हरा हरा तुमको काई मिलेगा। काई समझते हो ना? यस सर, हम लोग कद्दाई कहते हैं हाँ उसको। कदई, हरा हरा काई मिलता है। वास्तव में वही क्या है, नीलहरित शैवाल है। उसको देखोगी ना सूक्ष्मदर्शी पे तो बहुत बड़ा तुमको क्या मिलेगा, कीड़ा मकोड़ा मिलता रहेगा। ठीक, तो हमारा तीसरा प्रकार का जैव उर्वरक कौन है? एक है इंडिगो ग्रीन एल्गी, यानी इसको क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और इसी में एक और पढ़ लो, उस पर उसका नाम है हमारा एजोला, एजोला। इसका नाम है कुछ उटपटांग रहता है ना, एजोला, AZOLL। दोनों का इसलिए पढ़ाते कि दोनों देखो है तो दोनों अलग अलग कीड़ा, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है, इसलिए इसको हम एक साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, देखो ग्रीन हरित शैवाल यानी हरा है, यानी ग्रीन, ये अलगी, अलगी, अलगी का क्या बोलते हैं? शैवाल है ना। शैवाल पढ़े हो ना बायोलॉजी में, क्या होता है कि कवक होता है, जो बैक्टीरिया जीवन होता है ना, हाँ, जीवन होता है, जीव होता है। तो ये शैवाल, ये भी क्या है? एक प्रकार का कीड़ा हो गया, ठीक है रेशम। और एजोरा ये भी क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है, मतलब कि सूक्ष्म जीव है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इस सब का काम क्या होता है, देखो यहाँ पर उसको रागनी फिर से भेज दीजिएगा, ठीक है, बोला है ना, तो लेट मत करना, उसको भेज दो, अपना टेंशन फ्री हो जाओगी तुम। देखो सर कल सुबह में भेज देंगे, आज सिग्नेचर करके रख दिए हैं, सोचे एक दिन में हड़बड़ नहीं करेंगे वरना फिर भूल ही जाते हैं। तो खुद ही जाके जमा कर देना ना, वहाँ वो सील मार के दे देगा, जो नहीं स्पीड पोस्ट करने का, वहाँ जाओगी ना वो तुमको मुहर मार के वहाँ दे देगा। पटना ही चले जाओ ऑफिस में, बीपीएससी के पास में ही। नहीं सर, स्पीड पोस्ट लिखा हुआ है तो स्पीड पोस्ट न करना बोल है रहा है स्पीड पोस्ट कर देने के लिए, हम बोले कि आपको देखने हम सारा कुछ लेके आए हैं, तो बोलता है नहीं कर देना। अच्छा ठीक है, तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग है ना कि वहाँ जाके जमा करते हैं, वो लोग दस्ती दे देते हैं। जीपीओ से तुरंत पहुंच जाता है सर, या तो हाँ हाँ जीपीओ, वही तो है, जीपीओ से कर देना। तो पटना में रहबे करती है, वहीं से भेज देगी। देखो अब ये करता क्या है, यह जो दो प्रकार का क्या है कि जो हमारे पास बायो फर्टिलाइजर है उसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये भी जमीन में ही रहेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यह करता है हमारे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेता है, यानी यह हमारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी जिस मिट्टी में नीलहरित शैवाल और एजोला जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, उस पौधों का क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है ना। तो अगर किसी पौधे में पैदावार को अधिक बढ़ाना है, ठीक है नीता, रश्मि, तो हम क्या करेंगे, उस पौधों में हम इंडिगो ग्रीन अलगी या फिर एजोला, दोनों में से किसी एक खाद का हम प्रयोग करेंगे, ताकि वो ऐसा हरा हो, क्योंकि उसका फंक्शन ही होता है वैसा।
जिस मिट्टी में ज्यादा पड़ेगा तो उस मिट्टी का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा। ठीक, जब फोटोसिंथेसिस की जब उसका प्रकाश संश्लेषण का क्रिया बढ़ेगा तो क्या होगा उसमें बताओ तो, उस पौधे की वृद्धि बहुत अधिक होगी, यानी क्या होगा, ग्रोथ इसका बहुत तेजी से होगा, यानी पौधा क्या होगा, तीव्रता से बढ़ेगा। ठीक, यानी इसका दो काम होता है ग्रीन हेलिक्स शैवाल का, एजोला का क्या कि एक तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, तो इसके बढ़ने के प्रभाव क्या होगा कि जो पौधों में बीज है, फल फूल है ना, उसका क्या होगा, मात्रा बढ़ेगी, यानी उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। और दूसरा क्या होगा कि पौधा की वृद्धि जो होता है वह सामान्य से अधिक होगा। तो अगर पौधा सामान्य से अधिक बड़ा होगा तो क्या होगा, हमको समय पर क्या होगा, पका हुआ अनाज मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में जो भी लोग धान का खेती करते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का एरिया हो, बिहार का एरिया हो, आंध्रा का एरिया हो, पश्चिमी घाट का एरिया हो, उन सारे एरियाज में जो भी जैविक खेती करते हैं पल्लवी, तो वो क्या करेंगे, अपने खेतों में ग्रीन एलगी शैवाल या एजोला का क्या करेंगे, खाद का यूज करेंगे, है ना। इसका यूज कहाँ सर्वाधिक होता है, तो पैडी, जैसे वहाँ पे फॉस्फेटिक उर्वरक जैसे काम करता है वैसे यहाँ पे काम कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही काम करता है ये, यानी यह धान की खेतों में क्या करेगा, काम करेगा, धान की खेतों में ज्यादा उसको यूज करता है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया दोनों। अब एजोला को कभी देखी हो आप लोग, सर वो केचली जिसको कहते हैं उसमें जो नीचे में रहता है सर, वो है क्या, जाली टाइप जो रहता है? नहीं सर, एजोला होता है जो पानी में, तालाब वगैरह में रहता है ना सर, ऊपर उसी को वही है सही बोल रहा है वो, वही उसी को तो केचली कहते हैं हम लोग अपने उसे भाषा में। मिथिलांचल में किचड़ी बोलते हैं। तो उसका नीचे एक जालीनुमा देखोगे रहता है, वही होता है एजोला। तो एजोला जहाँ पर तुमको पानी मिलेगा, पोखर मिलेगा, गंदा पानी मिलेगा, मिथिलांचल में बहुत है, क्योंकि दरभंगा में हमेशा पोखरी है, तुमको तालाब तो इतना है ना मछली, मिथिलांचल में अभी सर मछली उत्पादन भी ज्यादा ना हो। तो एजोला में क्या है कि वही तुमको मिल जाता है वहाँ पर। वो जो ब्लू ब्लू वाला फूल जिसमें खिलता है वही है क्या? हाँ ब्लू सॉरी ब्लू उसमें फूल खिलता है बाद में, कुंभी जिसको बोलते हैं ना, कुंभी, जलकुंभी। जलकुंभी देखी हो ना। जी सर। हाँ, तो देखोगे कि जो भी बृहद स्तर पर धान का खेती करता है ना, तो सब जलकुंभी को हम लोग बेकार समझते जलकुंभी को ना। तो अगर हमको धान की खेती करना है रश्मि केसरी, ठीक है, तुमको अगर खेतों में खेती करना है, खेत को क्या करो, जोत दो पहले, ठीक है। जो भी जलकुंभी है तो फ्री में मिलता है, किसी लेना नहीं है, फ्री में लोग तो तुम भाई पानी भी तो साफ होगा ना, उसको क्या करो, ट्रैक्टर पर ला दो और तुम कहाँ डाल दो, तुमको खेत में डाल। उसका दो प्रोसेस है, जो हरा वाला रहता है वही। हाँ, या तो जलकुंभी को तुम थ्रेसर में काट के बारीक कर दो, घास की तरह, बुरादा की तरह, मशीन में चलाओ तो पूरा का पूरा खंडित हो जाएगा, उसको काट दो मशीन से, तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा वो। उसको तुम क्या करो, खेत में तुमको हाथ से छीट दो या मशीन से छीट दो, और फिर उसको क्या करो, ट्रैक्टर से जोत दो 2 बार 3 बार। तो तुम्हारा जो एजोला बैक्टीरिया इतना ज्यादा तुम्हारे खेत में हो जाएगा कि वो और ज्यादा वृद्धि करेगा मट्टी में। तो उस मट्टी में क्या, फिर उसमें पानी तुम डाल दो। एक होता है कदबा करना, खेती जब करते हो तो कदबा करते हैं ना जी धान की खेती में। जब हम उसको कदबा करेंगे तो वहां पर क्या होगा, तुमको हरा हरा तुमको मिलेगा पानी में ऊपर छताया हुआ। तो अगर उसमें हम धान का बुआई करेंगे तो धान का पैदावार क्या होगा नीता मिश्रा, बहुत अधिक होगा, तेज होगा, है ना। देखियो ना कि आप लोग पढ़ते हैं क्या कि बिहार सरकार ने गंगा के कोने कोने पर क्या किया है, जैविक कॉरिडोर शुरू कर दिया है। अब समझ में आ रहा है कि क्या जैविक कॉरिडोर है, यानी उस जैविक कॉरिडोर में जो खेती करेगा, चाहे आलू का हो, धनिया का हो, लहसुन का हो, हींग का हो, सुथनी का हो, उस समय इसी प्रकार का उसका एक दुष्प्रभाव भी होता है सर, खाद का यूज, हाँ उसका दुष्प्रभाव ही होता है। क्योंकि अवांछनीय फसल जिसमें हम डालते हैं फसल कम, लेकिन अवांछनीय वो जो पौधा होता है वो ज्यादा ग्रोथ करने लगता है। आप जान रहे हैं सर, वो बेहाया कैटेगरी में आते हैं, एजोला जो होता है ना भय होता है। बिहार के अभी डॉक्टर जो है ना सर, जलकुंभी से प्रोस्टेट कैंसर की दवा का विकास हुआ है सर, उनको हाँ कर रहे हैं, अवार्ड मिला है जलकुंभी भस्म के नाम से। जिसको हम लोग बेकार समझते हैं ना, वही काम का निकल जाता है। नहीं तो बैक वेंचर जो होता है वही टॉप करता है, आगे वाला बस बैठले वो आलू प्याज पकौड़ा बेचता है मार्केट में जाकर। तो ये सब बहुत काम का चीज है। ऐसा मत बोलिए सर, क्या है तो तुम पीछे बैठे हुए हो क्या? चलो, यानी ये जो एजोला और ग्रीन एलगी जो होता है वो क्या करता है, हमारे धान की खेती को बढ़ावा देता है। ठीक, आगे बढ़े। अब ये समझो कि जो भी हरा होगा, जो भी ग्रीन होगा नेचर में, वो सब किस प्रकार का खाद का निर्माण करेगा, पहले भी ग्रीन एलगी शैवाल का। आगे चले जी सर। चलो बताओ तो कितना मतलब इसमें पढ़ाई है, नहीं लगता है कि आसान है, लेकिन जब इसमें अंदर जाओगी तो बहुत इतना नहीं पता था ना, तो
फिर जान रहे हैं ना, फ्यूचर के लिए बढ़िया है। किसके लिए? टीचर के लिए? नहीं सर, फ्यूचर के लिए बढ़िया है। फ्यूचर बोलिए सर। फ्यूचर बोलिए। देखो चौथा में एक हमारे पास और बैक्टीरिया था, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफोस। माइक्रोफोस देखो MICROFOSS माइक्रोफोस बायो फर्टिलाइजर। देखो माइक्रोफोस, फोस का क्या मतलब होता है पल्लवी? यहाँ पर यह बना है फोसिल्स से। फोसिल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म। हाँ जीवाश्म। और माइक्रो का क्या मतलब हो गया? सूक्ष्म, है ना। यानी यह किस प्रकार का खाद्य होगा रेशम? यह होगा सूक्ष्म जीवाश्म होगा। भाई देखो कीड़ा मकोड़ा है तो अमर थोड़ी है, मरबे ना करेगा जी, मरेगा। तो जो भी कीड़ा मकोड़ा मरता है, सोचो चाहे तुम्हारा राइजोबियम मरता हो, एजोटोबैक्टर मरता हो, उसके बाद ये क्या लिखवा है, ग्रीन हलिस शैवाल मरता हो, एजोला मरता हो, सबका एक टेन्योर होता है भाई। हम भी मरेंगे, तुम सब भी मर जाओगे आज न कल, है ना, यही वास्तविकता है। तो जब तक जिंदगी है तभी तक लोग जिंदगी जीता है। कभी सोचना एक दार्शनिक बात है कि अभी हम लोग कितना युवा हैं, तो एनर्जी है, कुछ करने का जज्बा है। समय जैसे जैसे बीतता है ना, मौत के हम उतना ही नजदीक चले जाते रहते हैं। जिंदगी में आज क्या, जो हमारा जिंदगी गॉड ने लिखा है उसमें एक दिन आज कम हो गया, कल फिर एक दिन कम हो जाएगा, है सर ना। आज लगता है कि पहले वाला ही ठीक था। हाँ बचपन ही ठीक था नहीं। देखो तो जो जीवाश्म मर जाते हैं तो मरने के बाद भी क्या करते हैं, वो हमको खाद ही देते हैं, यानी हमारी मिट्टी में उर्वरा शक्ति को ही बढ़ाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के, इसमें क्या, इसमें सब प्रकार की आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल में समझ लो, इसमें राइजोबियम भी चला आएगा, यहाँ पे ये सब भी आते हैं, और माइजोला भी चला आता है। बेसिकली यह किस प्रकार का होता है कि जो भी जीव मरता हो, चाहे वो बड़ा जीव हो छोटा जीव हो, तो उनके जीवाश्म यानी उनके मरने के बाद में उनके शरीर का जो अंश होता है, वह अंश भी हमको क्या करता है, एक प्रकार से उर्वरक का ही काम करता है। और वह उर्वरक क्या होता है, हमारे पौधे को वृद्धि में सहायता करता है, हमारे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक, इनका यही सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए देखोगी ना, यहां समझो कैसे होगा। इसलिए देखिएगा कि हमारे गांव में जैसे कि जो कद्दू का कभी पौधा लगा दिया, करेला का, उसको उसका लत्ती बोलते हैं, उसको लत्ती में लतड़ता रहता है। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोला जाता है, हम लोग यहाँ तो वही बोलते हैं उसको। आंगन में क्या किया, बांस का वो छतरी लगा दिया, कद्दू का पौधा देखती हो ना, निकलता फल निकलता रहता है। तो कभी देखना कि अगर उस कद्दू के पौधे में या करेला के पत्तों पर कभी पीलापन चला आता है ना जी, तो क्या बोलता है वहाँ के जो स्थानीय वैज्ञानिक होते हैं, किसान लोग सब बोलता है ना कि भाई तोर तो कद्दू सूख रहा है, इस पर तुम क्या करो, राख डाल दो। तो हमारी माता बहनें जो खाना बनाती है चूल्हा पर, तो उसका राख जो होता है, अगर उस राख को हम गोबर मिला करके छिड़काव करते हैं ना, तो जो कीड़ा लगा हुआ होता है, वो कीड़ा क्या होता है, मरना शुरू कर देता है। यानी पौधे को क्या बनाता है, पौधे में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी पौधे में रोग से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है। बढ़ाता है जी सर। क्या बोलियो पल्लवी? बढ़ाएगा ना। हाँ बढ़ाएगा ना रोग प्रतिरोधक क्षमता को। और जो कीड़ा लगता है उस कीड़ा को भी वह मार खाता है, वो है ना। तो हम जो राख यूज करते हैं ना खाना बनाने में, वो राख समझते ना कि भाई जल के बेकार होगा, नहीं, उस राख में भी क्या होता है, हमारे यहाँ उस राख में भी उर्वरक का गुण होता है। वो राख में हमको क्या करता है, हमारे प्रकार से हम फर्टिलाइजर के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। देखो कि जो गरीब किसान होगा ना, उनके पास अगर तुमको नहीं पैसा है तो खाद का यूज नहीं करते हैं, तो क्या करेगा, जो भी वहाँ गांव में घूरा किया या ताप किया, जो वाल जला करके उसी का राख को क्या करता है, छिड़क देता है। क्योंकि उसमें भी कुछ डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो वो भी क्या करता है, हमारी मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। यानी प्रकृति का दिया हुआ हर वो चीज, समझी रेशम केसरी, जो हमारे यहाँ जो मतलब जिंदा है या जो मरा हुआ है, वो सब क्या करता है, मानव का कल्याण ही करता है। ठीक, चलो ये 4 गो हो गया। अब एगो 5वां और अंतिम बचा हुआ है, ठीक है। देखो यही लिख देते हैं 5वां, वहां पे पेड़ पौधा फिर मिटाना पड़ेगा हमको। अब देखो यहाँ पे 5वां जो होता है, वह 5वां हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देख लो, फास्फोट पीएच फास्फेट पीएच हाँ, फॉस्फेट बायो फर्टिलाइजर।
वर्षा है कि चली गई है? ठीक, है तो अच्छा, हाँ, वर्षा जी। ठीक, तो गंभीरता से सुन रही होगी बेचारी बच्ची वो। ठीक, ये देखो कि फास्फोट बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। तो कि फास्फोट का क्या मतलब हो गया? फास्फोट का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे हमारे पास में क्या होते हैं, जीव होते हैं, जो जीव मरने के बाद में क्या देते हैं हमको? फास्फोरस देते हैं, फास्फोरस, जी सर। है ना। तो इस फास्फेट बायो फर्टिलाइजर में वे सारे जीव आ जाएंगे जो क्या कहला जो समूह रूप से क्या कहलाते हैं? फॉस्फेट बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। बताओ तो, कुछ नाम बताइए। देखो, जैसे नाम सुनते हुए कुछ जीव का, वैसिलस नाम सुने हैं ना? वैसिलस विज्ञान में पढ़ियो ना, वैसिलस क्या होता है? एक प्रकार का जीवाणु होता है, पढ़ियो ना। फिर देखो स्यूडोमोनास, पढ़ियो ना। ये सब भी कहाँ होता है? ये सब भी हमारे जमीन में पाया जाता है। ठीक, और देखो क्या है? आर्थोबैक्टर, ये कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव का हमने नाम बताया, एग्जाम्पल्स हैं तो 4-5 ही हैं, 3 हमको भी याद रहा था, हमने बता दिया है। ये कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो ऑलरेडी हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं, रहते हैं। ठीक, तो इन सब मिट्टी में रहते हैं। तो ये जीवाणु क्या काम करता है? ये जीवाणु हमारी मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है नीता? बढ़ाता है। फास्फोरस, एक बार नाम बोल दीजिएगा सबका। बैसिलस, बैसिलस, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, हाँ ऐसे लिखते हैं, आधा स, य दीर्घकार, ड हो ओकार, गया। मोनादंती स, हो गया। लिख लो। स्यूडोमोनास, आर्थोबैक्टर, आर्थोबैक्टर, जी सर, हो गया। देखो आर्थो है ना, एक वर्ड है ना आर्थो, और ये क्या नाम है? आर्थो, वो आर्थो डिपार्टमेंट, हड्डी उड्डी का जोड़ बार का आता है ना इलाज वाले में। यानी वैसे जीव जो मर जाते हैं, उनका जो हड्डी होता है ना, वो समय के साथ गल जाएगा, तो वो हड्डी वास्तव में क्या करता है? हमारी मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आपसे किसी की अच्छी दोस्ती है ना, बोलता है कि हम भाई दोस्त तुम्हारे जिएंगे मरेंगे, बोलता है ना, बोल रहे आओ हमको फास्फोरस दो भाई, खेती में खेत में हमको डालना। दोस्त को जांचोगे ना कि नहीं जांचोगे? है ना, बोलना भाई तुम तो खत्म हो गया। अच्छा पैमाना है जांचने का सर। हाँ बिल्कुल, नहीं बोलता कि तुम्हारे लिए जिएंगे मरेंगे, जो कहोगे वो करेंगे या करेंगी। तो ठीक है, आओ बेटा इधर आओ, अब तुमको फास्फोरस दो हमको खेतों में, फास्फोरस का कम हुआ है। ठीक है, पहले भी जांचना, मित्र को जांचने का भी एक पैमाना होता है। आगे बढ़े, डाल दीजिए, ज्यादा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, क्या बोलियो? ज्यादा हो जाएगा। स्यूडोमोनास का क्या वर्क है सर? ये सब फास्फोरस बढ़ाता है हमारे मिट्टी में। अब बायोलॉजी में कुछ अलग काम होगा, हमको उससे बहस नहीं है, हमको एग्रीकल्चर में क्या जरूरत है, हमको उसी पे चर्चा करना है। ठीक है, देखना कि जैसे कि अगर फास्फोरस की कहीं खेतों में कमी होगी ना, तो बताओ, कल पढ़े ना कि फास्फोरस की कमी से क्या क्या होता है पौधे में? पौधा की वृद्धि रुकेगा, पौधा की वृद्धि नहीं हो पाएगा। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगा, और पौधा उसका को सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना। फूल कलिया उसके बीच का यानी परिपक्व नहीं होगा पौधा। हाँ, यानी इस मतलब जो फास्फोट बायो फर्टिलाइजर होता क्या है, है मैं जानते हैं सर, क्या बताओ? पल्लवी जी जो है बहुत आजकल पढ़ने लगे हैं, सही बोल रहे जरूरी भी है ना, नहीं पढ़ेंगे हाँ, तो पहले ही पढ़ती थी वो, आपको आज क्यों लग रहा है? हैं। ज्यादा पढ़ लिए खैर, जो सर पढ़ाए हैं बहुत रिमेम्बर कर लिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि ये क्या करेगा फास्फोरस? पल्लवी, फास्फोरस हमारे पौधों में अगर यहाँ नहीं मिले तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, पौधे में सूक्ष्म जीवों की उसमें भी तो भाई प्रोटीन विटामिन होता है ना, पौधा का हरापन कम हो जाएगा, पौधा पीला पड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसी फास्फोरस इसकी इतनी महत्ता होती है कि इसके बगैर तुम पौधा के विकास ही नहीं कर पाओगे। तो इसी की महत्ता को देखते हुए हमारे बॉलीवुड में एक कवि है, उसने एक संगीत का निर्माण किया है। कुछ याद आ रहा है? एक संगीत एक लिखा, उसने कविता लिखा है कि सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए। सुनी हो ना कविता? हाँ श्रेया घोषाल गाई है। हाँ, तो वो कवि जो अपनी भावना जो है ना, वो इस फास्फोरस के लिए यहाँ व्यक्त कर रहा है। संगीत के रूप में व्यक्त किए हैं सर। हाँ, संगीत के रूप में व्यक्त कर दिया है, लेकिन हम लोग उसको गलत व्यू में लेके चले जाते हैं ना। वास्तविकता यही है कि कभी कहीं घूमने गए होंगे, उस पौधा में पौधा का पत्ता सूख रहा होगा, हरापन उसका कम हो रहा होगा, तो फास्फोरस की महत्ता को समझते हुए लिखा होगा वो गाने को, फिर बॉलीवुड ने उसको बना लिया है ना। चलो, ये क्या करता है बताओ?
नीता समझ में आ रहा है तुमको रागनी? जी सर। हंस रही हो काहे जी? क्या करें, हैं? इतना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, कभी भूलेंगे ही नहीं। देखो साइंस साइंस ऐसा विषय है ना कि अगर तुमको हंसते हंसते पढ़ लोगी तो कभी नहीं भूलोगी। तो इस प्रकार का खाद क्या करेगा बताओ? हमारे पौधे को हरा बनाएगा। समझ रही हो रश्मि केसरी? हमारे पौधे की वृद्धि को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक। और जब पौधे हरा होगा तो क्या करेगा? यह पौधे जो होता है वो अपना भोजन बनाएगा। यानी बेसिकली हम ये कह ले कि पौधे में जो बीज, फूल, कली का जो होता है ना, निर्माण होता है, उसको क्या बोलेंगे? कली, पुष्प आदि का जो निर्माण होता है वो इस फास्फोट के कारण ही होता है। तो ये क्या था? ये आपका बायो फर्टिलाइजर था, है ना? कि बायो फर्टिलाइजर होता क्या है और ये कैसे सब्स्टिट्यूट हो सकता है किसका? केमिकल फर्टिलाइजर का। तो देख रही हो ना, कल जो हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर पढ़ा था, सेम फंक्शन मतलब अभी पढ़े हैं ना, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको हटा कौन रहा है? बायो फर्टिलाइजर, है ना? देखो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है कि भाई 3 महीना कौन किसान इंतजार करेगा बताओ? हमको खेतों में धान रोपना है, पहले भी हमको उसमें खाद तो डालेंगे तब ना होगा जी, हमारा धान वृद्धि करेगा। जी सर। खेत मेरा खाली रहेगा तब ना हम बायो खाद बनाएंगे। 3 महीना किस किसान का खेत खाली रहेगा बताओ? सर है तो अभी बिहार में देख लीजिए, जितना खेत मतलब जितना है उतना कृषि थोड़ी हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा सब तो है। खाली ही है। खाली है तो खाली भूमि में नहीं ना होगा। यहाँ पर बंजर भूमि में तुमको खाद नहीं हो पाएगा ना, उसको खेती वाला वो उसी भूमि में तुम्हारा खाद होगा जिस भूमि में ऑलरेडी पहले से कीड़ा मकोड़ा रह रहा हो, है ना? यानी आज के चैप्टर से हमने क्या सीखा रेशम? हमने यह सीखा है कि भारत के पास जो खाद्यान्न समस्या है, उस खाद्यान्न समस्या को बायो फर्टिलाइजर से दूर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, प्रक्रिया लंबी है, लेकिन यह क्या होगा? हमारे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बिल्कुल फेवर में होगा। बात समझ में आया? तो ये था क्या आपका बायो फर्टिलाइजर। अब देखो, अब बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत सरकार ने कुछ योजना का विकास किया है। कुछ योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार चला रही है पूरे हिंदुस्तान में, कुछ योजनाएं हैं जो राज्य अपने हिसाब से चला रहा है राज्यवार। तो कुछ योजना का नाम देखो क्या है। जैसे भारत सरकार कुछ योजना का नाम बताओ कि क्या है? इसको मिटा दे, सब लोगों ने लिख लिया है? देखो जी सर। तुमको रागनी समझ में आ रहा है? मिस्सी आज नहीं आई है? मिस्सी क्लास नहीं कर रही है? नहीं, उसका नहीं सिलेबस सर आए हैं तो क्लास में 2 भी हैं। अच्छा है। इसलिए इसमें छोटा करेंगे तब दिखाई देगा मिस्सी। आपको मिस्सी समझ में आ रहा है? मिस्सी यस सर। बोल नहीं रही हो कुछ क्लास में, न हंस रही हो, न रो रही हो, न सिसक रही हो, कैसे समझेगी? समझ में आ रहा है क्लास? समझ में आ रहा है सर। अच्छा, समझ में आ रहा है। नहीं तो पूछ लेती मैं। क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा तो मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, आप लोग तो खैर पूरा मथी हुई विद्यार्थी है ना, तो जरूरी है सब समझना। देखो गवर्नमेंट स्कीम में क्या है, यानी हम इसमें देखते हैं क्या कि जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होगा, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम को ऐसे कौन से योजना है जो हमारे हिंदुस्तान में बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और हमारे खेतों में बायो फर्टिलाइजर के यूजेस को प्रमोट कर रहा है। बात समझ में आया आप लोगों को? बताओ तो कुछ योजना का नाम हमने पूछा है आपसे, कोई बता सकता है कोई आदमी? नहीं याद है सर। अरे है ना जी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, लिख लो। वही सब तो। जो भी योजना कृषि से जुड़ा हुआ है ना वो सब है, इसको यही बोलते हैं RASH, TRI, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखो भारत सरकार ने जब ये योजना शुरू किया, कब किया, हमको उससे बहस नहीं है, मोटो क्या है वो बहस नहीं है। बस ये समझो कि जितना भी योजना का यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, उन सभी योजनाओं में हमारी कृषि में रासायनिक खाद के बदले किस खाद का यूज करना है रेशम? बायो फर्टिलाइजर का, यानी जैव उर्वरक का। ठीक, तो हमारा पास में क्या आ गया कि ये RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो हमारे पास में है, वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या करता है? हमारे किसानों को खेतों में जैव उर्वरक के प्रयोग करने को प्रोत्साहित करता है। ठीक, फिर देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन,
यानी भारत सरकार का क्या है, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, है ना, हिंदी में इसको यही बोलते हैं शायद, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यानी आने वाले समय में भारत सरकार हमारे नागरिकों को जो भी क्या देगा, खाद देगा, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो या दलहन हो, जो भी चीज हो, वो क्या करेगा, वो बायो फर्टिलाइजर से उत्पादित किया गया अनाज होगा। अभी तो केमिकल से यूज करते हैं ना, लेकिन आने वाले समय में सरकार का योजना है कि हम अपने नागरिकों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करवाएंगे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जो भी किसान हमको अनाज हम प्राप्त करेंगे, वो क्या उसकी पहले प्राथमिकता किसको देगा कि जिसका उत्पादन किसके यूज से किया गया होगा, रेशम बायो फर्टिलाइजर के यूज से किया गया, उसको सरकार क्या करेगा, ज्यादा प्रमोट करेगा। और कुछ योजना का नाम बताओ कि जो उससे जुड़ा हुआ हो, बताओ। नहीं पता। देखो, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसको ही लिखते हैं अंग्रेजी में PARAGAT, परंपरागत कृषि विकास योजना। लिख लेना वर्षा, बोल दिया हमने, परंपरागत कृषि विकास योजना। यानी यह परंपरागत कृषि करने का मतलब यह हुआ कि हम जो पहले खेती करते थे, पहले था ना जी, अपने खेतों में हम क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर का यूज करके खेती करते थे, तो अब हम उसी ढर्रे पर चलेंगे। यानी अपने खेतों में हम रासायनिक खाद का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम बायो फर्टिलाइजर का। यानी हम परंपरागत पहले के समय में चले जाएंगे। तो ये सब कुछ योजनाएं हैं भारत सरकार की, जो क्या करती है, हमारे हिंदुस्तान में बायो फर्टिलाइजर के यूजेस को, बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया हुआ है। बात समझ में आया सबको? जी सर। ठीक, जी जी। तो ये आपका प्रश्न था, ये सॉरी चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको दोनों प्रकार के प्रश्न चैप्टर समझ में आ गए होंगे, केमिकल वाला और बायो वाला। तो प्रश्न देखो, तुमको इसको दोनों चैप्टर समझ में आ गया, यानी इसका लाभ हानि समझ ही गए होगे, क्या नफा है क्या नुकसान है समझ ही गए होगे, सरकार क्यों प्रमोट कर रही है समझ ही गए होगे। अगर तुमसे पूछ दे कि कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर का नाम बताइए जो केमिकल फर्टिलाइजर का प्रतिस्थापक है, इसका यह मतलब हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर में यूज करते हैं ना जी, फास्फोरेट उर्वरक यूज करते हैं, उसके बाद की नाइट्रोजन उर्वरक यूज करते हैं, उसका क्या यूज होगा, और अभी हमारा इसमें किस खाद का यूज होगा, एक तुलनात्मक हम अध्ययन कर ही सकते हैं ना। तो बीपीएससी कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको लिख लीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि तुम रासायनिक खाद में और जैविक खाद में क्या करे, विश्लेषण करे, तो बता दोगी ना कि कौन क्यों महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार का रासायनिक खाद होता है, कितने प्रकार का जैव उर्वरक होता है, पोटास धारी उर्वरक क्या है और एजोला उर्वरक क्या है, बस उसी को डिफ्रेंशिएट करके लिख देना है। लिख लोगे सारे बच्चे? एक प्रश्न लिख लिया, यस सर। लिख लो प्रश्न। रासायनिक एवं जैव उर्वरक का मूल्यांकन कीजिए। रासायनिक एवं जैव उर्वरक का क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। भारत सरकार द्वारा जैव उर्वरक को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा जैव उर्वरक को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इवेलुएट केमिकल एंड बायो फर्टिलाइजर, इवेलुएट केमिकल एंड बायो फर्टिलाइजर, पूर्ण विराम वाई, WHY, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर, वाई बायो फर्टिलाइजर being promoted by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अच्छे से उत्तर लिख करके हमको भेज दीजिएगा।